हमने मोदी जी को ये करवा दिया। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा है, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारी रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। जब इनको लगा कि अब हमारी जो जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अवाम हमारे खिलाफ है, अवाम हमारे सामने है, तो इनको मरता क्या नहीं करता। तो इनको ये लगा कि अब जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेजी के साथ बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए जाए, ऐसा लोगों को मजबूर कर दो कि लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरीके से नारायण राणे का जो लड़का है वो 1.5 फुट की उसकी हाइट है, सही तरीके से उस बटुक को बोलना भी नहीं आता है, गैंगे फेफे करता है और बड़ी बड़ी बातें और अपने आप को गब्बर कहता है। उसको ये पता नहीं है इस देश में संविधान का राज है, इस देश का हिंदू भी समझदार है और मुसलमान भी समझदार है। तुम्हारे बहकाव में आकर के कोई दंगा और कोई फसाद करने वाले नहीं है। लोग तुमको समझ चुके थे, इसी वजह से तुमको लोगों ने 240 तक ला करके रोक दिया। एक सत्ताधारी पार्टी का एमएलए इस तरीके के बयान देता है कि मस्जिद में घुस करके हम मारेंगे, और वो उसके बाद भी कहता है अभी भी कि ये तो भगवादारियों की सरकार है, ये हिंदुत्ववादियों की, सनातनियों की सरकार है, आप लोग बेफिक्र रहो, कुछ होने वाला नहीं है। वहां का मुख्यमंत्री है जो चेहरे से ही गुंडा दिखता है, जो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, और उसकी जब लैंग्वेज सुनो, उसकी तुम भाषा सुनो, तुमको लगे कि ये कोई टपोरी बात कर रहा है। तो जिस तरीके से वो बचाव करता है, अपनी संवैधानिक फर्ज को नहीं निभाता है, तो मैं मानता हूं कि बहुत ही दुख की बात है। धर्मगुरु तो हमेशा जोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत को बांटते हैं। ऐसा काम तो कोई ऐसा ही आदमी कर सकता है कि जो देश को आग में उलझाना चाहता हो, लोग को दंगे फैलाना चाहता हो। उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उनके लिए बहुत ही यानी जो कह उसने बातें की, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। महाराष्ट्र से भी लोगों ने जाकर के कंप्लेन लिखाई। पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 53 एफआईआर उसके सामने दर्ज हुई है, उसके बावजूद पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। एक मुसलमान अपनी मौत बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद हालात को संविधान में मानने की वजह से, समझते हुए, कानून पर भरोसा करते हुए, हम लोगों ने कहीं पर भी कानून को हाथ में नहीं लिया, और हम लोग लेने वाले भी नहीं। 2 लड़कों को सिर्फ कि आप लोग गौ मांस खा रहे हैं ये कहकर के, तो पश्चिम बंगाल के लोग जो मजदूरी कर रहा है, तो उनकी झुग्गी में रहने वाले लोग, कच्चे मकान में रहने वाले लोग, उनको पीट दिया, उनको मार दिया। जब उन्होंने देखा कि इतना मारने के बाद भी दंगा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब एक और घटना बनानी चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो इतनी कोई विवादित बात भी नहीं की थी, न किसी समाज को टारगेट किया था, लेकिन आज भी वो 8 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा, यानी ऐसी बातें विधानसभा के पटल पर ये लोग खुले आम करने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नींद में है?
मैं खुद मानता हूं कि हिंसा का स्थान जो है उस देश में नहीं है। संविधान को मजाक ही बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते हैं जब पार्लियामेंट में जाते हैं। देश में इतनी हेट स्पीच की घटनाएं बन रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने के लिए जाते हैं। विदेश में जाके आपको गांधी याद आ जाते हैं, और जब भारत देश में हो तो आपको गॉडसे और सावरकर याद आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी भी हो तो भी तुम उसके मकान को तोड़ नहीं सकते, कानूनी प्रक्रिया को जो है तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी बहुत मुखर होके खुल करके उन्होंने जो है ये जो घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई उसके बारे में भी कहा। छतरपुर की घटना हुई उसके अंदर प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत खुल करके कहा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब सिर्फ खुल करके बात करने से ही मामला चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, आप स्टालिन को ले लीजिए, यानी एक बहुत बड़ी फौज है। उनके साथ साथ बहुत अच्छे लोग जो बात उठाते हैं, वो मनोज झा बहुत अच्छे तरीके से बात को उठाते हैं, संजय सिंह आप पार्टी से बहुत अच्छी बात उठाते हैं। और हमेशा जब भी मुस्लिम समाज की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं, और हमेशा उन्होंने हर मुद्दे को उजागर करने का काम किया है। तो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लेकर के सबको साथ में मिल करके ये जो है महात्मा गांधी की समाधि पे वहां पर बैठना चाहिए, एक दिन मौन व्रत रखना चाहिए, धरना प्रदर्शन रखना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को भी मिलना चाहिए। मैं, इमरान खेड़ावाला, जावेद पीरजादा, हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, और हम जो हमारे 40 सांसद हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उसमें 26 सांसद हमारे लोकसभा में हैं और 14 सांसद हमारे राज्यसभा में। तो उनसे कहेंगे खुदारा कम से कम पार्टी लाइन को दरकिनार करके, बाजू पे करके, अब ये जो मामला चल रहा है इसमें इकट्ठा होकर के आवाज को बुलंद करो। पूरा इंडिया गठबंधन क्यों 2 घंटे महात्मा गांधी की समाधि पर नहीं बैठ सकता? क्यों हम लोग राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते? 40 सांसद और तमाम समाज का, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का हाईकमान राष्ट्रपति जी को जाके क्यों नहीं आवेदन दे सकता है? मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उनसे भी निवेदन करूंगा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से भी निवेदन करूंगा, अदीब साहब जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, कि उनको हिंदुस्तान के तमाम जो अभी एमएलए हैं उनको भी बुलाना चाहिए, एक्स एमएलए को भी बुलाना चाहिए, एक्स एमपी को भी बुलाना चाहिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाना चाहिए, कि जहां कहीं भी ऐसी घटना बने तो सब सामूहिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं पर भी देश में कोई हेट स्पीच का मामला सामने आता है तो जिस भी राज्य की या जिस भी शहर की या जिस भी गांव का ये मामला हो, पुलिस को खुद को सो मोटो लेकर उस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक बीजेपी के एमएलए नीतेश राणे, एक बड़े बीजेपी के नेता के बेटे नीतेश राणे ने लगातार 2-4 दिन के अंदर 2 बयान दिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम मस्जिदों में घुसकर पीटेंगे। उसके बाद दूसरा बयान उन्होंने एक खास हिंदू समुदाय को भड़काने के लिए दिया, हिंदू युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उनको भड़काने के लिए दिया कि आप लोग कुछ भी करें, ये भगवाधारियों की सरकार है, ये हिंदू राष्ट्र राज्य की सरकार है, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। इस तरह के जब भाषण सामने आए बीजेपी के विधायक की तरफ से, अलग अलग 2 एफआईआर उन पर दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ऐसे हेड स्पीचेस के मामले, चूंकि महाराष्ट्र का ही एक संत गिरी महाराज ने एक भाषण दिया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बयान उन्होंने दिया, उनकी भी अब तक ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई कार्रवाई हुई। जबकि दूसरे मामलों में हमने सलमान अजहरी साहब का मामला देखा, एक बयान को लेकर उन्हें न जाने कितने महीनों से जो है वो जेल में ठूसा गया है। अक्सर ऐसे मामले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकारों की तरफ से अलग अलग बयान और अलग अलग गाइडलाइन आती रहती है। लेकिन जमीनी लेवल पर कुछ लोग ये भी कहें कि संविधान की बात भी करते हैं, संविधान को लहराना, तमाम चीजें चलती है, लेकिन जमीनी लेवल पर सुधार जो है वो क्यों नहीं हो रहा है या किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उस पर हम बात करेंगे आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दरियापुर से पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से जो पिछले दिनों में जो कार्रवाई आप देखें,
चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे हेट स्पीचेस का मामला हो, और मौजूदा मामला तो महाराष्ट्र का मामला है। नितेश राणे की तरफ से जिस तरीके से भाषण दिया गया, कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई, और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो तो बड़ी ही मजाक हो ऐसा लगता है। बहुत बड़ा मजाक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साथ कर दिया ऐसा लगता है। बिल्कुल जिस तरीके से 4 जून को जो इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके आका आरएसएस के पैरों तले जमीन निकल गई। अब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और जो 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, वैसे तो उसका चुनाव 7 होना था, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले प्रधानमंत्री एक दिन पहले लाल किले से बात करते हैं, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो 4 राज्यों का भी चुनाव साथ में नहीं करा पाते हैं। जब उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव जो था उसका अनाउंसमेंट किया। महाराष्ट्र का जो था उस चुनाव को तो भी अनाउंस ही नहीं किया वो, और झारखंड का चुनाव जो है वो अब शायद बाद में उसका वो अनाउंस होगा, क्योंकि 26 नवंबर तक उसकी आखिरी मुद्दत है, उसके पहले चुनाव कराना जरूरी है। तो जब इनको लगा कि अब हमारी जो जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अवाम हमारे खिलाफ है, अवाम हमारे सामने है, तो इनको मरता क्या नहीं करता। तो इनको ये लगा कि अब जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेजी के साथ बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए जाए, ऐसा लोगों को मजबूर कर दो कि लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं मुस्लिम समाज के लोगों को भी और सेक्युलर हिंदू समाज के लोगों को भी कि बहुत ही सब्र के साथ लोगों ने काम लिया और अपना जो आवेदन है वो आवेदन को उन्होंने जाकर के बहुत पुरअमन तरीके से जाकर के उन्होंने जो भी सत्ताधीश है उनके सामने जाकर के उन्होंने रखा, और इनकी जो मैली मुराद थी उसको पूरा होने नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से नारायण राणे का जो लड़का है वो 1.5 फुट की उसकी हाइट है, सही तरीके से उस बटुक को बोलना भी नहीं आता है, गैंगे फेफे करता है और बड़ी बड़ी बातें और अपने आप को गब्बर कहता है। उसको ये पता नहीं है इस देश में संविधान का राज है, इस देश का हिंदू भी समझदार है और मुसलमान भी समझदार है। तुम्हारे बहकाव में आकर के कोई दंगा और कोई फसाद करने वाले नहीं है। लोग तुमको समझ चुके थे, इसी वजह से तुमको लोगों ने 240 तक ला करके रोक दिया। उसी तरीके से जब वो उसके खिलाफ एफआईआर दी, अभी तक यानी एक सत्ताधारी पार्टी का एमएलए इस तरीके के बयान देता है कि मस्जिद में घुस करके हम मारेंगे और खुली धमकी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मीडिया में और सोशल मीडिया में वायरल होता है। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को सुओ मोटो उसके खिलाफ फरियाद दाखिल करनी चाहिए, कंप्लेन दाखिल करनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेन दाखिल नहीं की गई। और वो उसके बाद भी कहता है अभी भी कि ये तो भगवादारियों की सरकार है, ये हिंदुत्ववादियों की, सनातनियों की सरकार है, आप लोग बेफिक्र रहो, कुछ होने वाला नहीं है। यानी इस तरीके से यानी देश के संविधान को यानी चैलेंज करना, और वो भी चुने हुए विधायक के द्वारा, और उसके खिलाफ यानी जो वहां का मुख्यमंत्री है जो चेहरे से ही गुंडा दिखता है, जो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, और उसकी जब लैंग्वेज सुनो, उसकी तुम भाषा सुनो, तुमको लगे कि ये कोई टपोरी बात कर रहा है। तो जिस तरीके से वो बचाव करता है, अपनी संवैधानिक फर्ज को नहीं निभाता है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है। उसके पहले की घटना बनी कि एक जो कहवत, मैं तो उसको धर्मगुरु भी नहीं कहूंगा, क्योंकि धर्मगुरु तो हमेशा जोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत को बांटते हैं। ऐसा काम तो कोई ऐसा ही आदमी कर सकता है कि जो देश को आग में उलझाना चाहता हो, लोग को दंगे फैलाना चाहता हो। उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उनके लिए बहुत ही यानी जो यानी उसने बातें की, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। महाराष्ट्र से भी लोगों ने जाकर के कंप्लेन लिखाई। पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 53 एफआईआर उसके सामने दर्ज हुई है, उसके बावजूद पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। और महाराष्ट्र का जो गुंडा मुख्यमंत्री है वो ये कहता है कि ये सरकार तो संतों की सरकार है, ये सरकार इनके आशीर्वाद से चलती है, इनके सामने कोई अगर उंगली भी उठाएगा तो उनको देख लेंगे। यानी ये लैंग्वेज, ये भाषा, यानी साफ लगता है कि एक तरफ भड़काऊ भाषण करवाना, उसके बाद ऐसा बोलना
कि लोग मैदान में खुल करके लड़ने के लिए आ जाएं। लेकिन मैं कहता हूं महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी सैल्यूट है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सैल्यूट है कि इतना सब बर्दाश्त करने के बाद तो एक मुसलमान अपनी मौत बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद हालात को संविधान में मानने की वजह से, समझते हुए, कानून पर भरोसा करते हुए हम लोगों ने कहीं पर भी कानून को हाथ में नहीं लिया और हम लोग लेने वाले भी नहीं है। दूसरा ये भी है यासुद्दीन भाई कि अब जो है जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, वो भी बीजेपी की हेट स्पीच, बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच का शिकार होने लगा है। हमने देखा फरीदाबाद के अंदर आर्यन नाम के एक हिंदू लड़के को 19-20 साल का लड़का था, गोरक्षकों ने मुसलमान समझकर उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल, वो गौरक्षकों ने एक ब्राह्मण लड़के को गोली मार के उसकी हत्या कर दी मुस्लिम समझ करके। और उसमें भी बेशर्मी देखो कि वो गौरक्षक जो लड़के का उसका मर्डर किया इन्होंने, उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं और उसके बाप के पैरों में बैठ करके उसके पैर पकड़ के रोते हैं और ये कहते हैं बेशर्मी के साथ कि हमको पता नहीं था, हम तो समझते थे कि मुसलमान है, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या हमारे हाथ से हो गई तो उसके लिए हमको बहुत दुख है। लेकिन सैल्यूट है देश के हिंदू सेक्युलर भाइयों को, उस लड़के की माँ कि जो उसकी वालिदा है, जिसका लड़का इसके अंदर जिसका मर्डर किया गया है, उसकी माँ ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। वो मुस्लिम था तो इसलिए उसको तुम मुस्लिम को मारने का तो अधिकार थोड़ी है तुमको, या हिंदू था तो हिंदू को मारने का अधिकार थोड़ी है तुमको। अगर कोई गुनाह भी है तो उसके लिए उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने इतना बड़ा निवेदन, उसका एक जवान बच्चा जब इंतकाल कर गया, उसके बावजूद उसकी माँ ये कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम तो हमारे इलाके में साथ में मिलकर रहते हैं और किसी को हक नहीं है कि किसी को धर्म जाति देख के किसी को भी मार दिया जाए। मेरे लड़की को मारा, अगर मुस्लिम को मारा होता तो वो भी मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। ये सब देश में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वहां पे जो संतों ने भड़काऊ भाषण दिए, इस तरह के नौजुबिल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की, इसी तरीके से यहाँ पर हरियाणा में जब गोरक्षकों ने मारा आर्यन को, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी इसी तरह का बयान सामने आया कि गौ जो है वो सबकी माता है, सबकी आस्था जुड़ी है, लोगों को गुस्सा आ जाता है। इस तरह का भाषण वहां का बीजेपी का मुख्यमंत्री भी दे रहा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी इस तरह का भाषण दे रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद ब्रुनेई जाकर मस्जिद में घूम रहे हैं और यहाँ पर उनका एमएलए कहता है मस्जिद में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल, ये आप देखो कि एक मैंने आपको कहा कि ये 4 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर ये पूरा मामला ये चल रहा है। आप आसाम को क्यों भूल जाते हो? आसाम के मुख्यमंत्री के आप उनके ऐसा लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि किसी गली कुचे का एक छोट भैया कोई नेता है। जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह वहां का मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो भी आप देख लो। महाराष्ट्र का यानी अभी तक ये था कि सिर्फ इनकी तरफ से योगी जी हेड स्पीच दिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने जो मोर्चा खोला है, महाराष्ट्र में भी खोला है, आसाम में भी खोला है, मध्य प्रदेश में भी खोला है और खास करके हरियाणा में। ये जो घटना बनी, ये आयरन लाल के जो लड़के को गोली मार दी, उसके 2 दिन पहले 2 लड़कों को सिर्फ कि आप लोग गौ मांस खा रहे हैं ये कह करके तो पश्चिम बंगाल के लोग जो मजदूरी कर रहा है, तो उनकी झुग्गी में रहने वाले लोग, कच्चे मकान में रहने वाले लोग, उनको पीट दिया, उनको मार दिया। जब उन्होंने देखा कि इतना मारने के बाद भी दंगा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब एक और घटना बनानी चाहिए। यानी बिल्कुल इनकी सोची समझी साजिश है और हमको भी इस साजिश को समझना पड़ेगा। हमारा गुस्सा जायज है, हमारी बात जायज है, लेकिन हमको कहीं पर भी इनके उपसाव में ना करके, अभी तक तो हम आए नहीं और आगे भी हमको नहीं आना है। हम कानून का ही सहारा लेंगे, हम संविधान का ही सहारा लेंगे। हमको यकीन भरोसा है, देर से सही लेकिन हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप देखो कि महाराष्ट्र के अंदर जब ये जो धर्मगुरु की धरपकड़ नहीं हुई, तो उसको लेकर के वहां के मकामी लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट का जज जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही वहां पर जो बंद का ऐलान था, तो उसने कहा कि महाराष्ट्र की शांति सलामती के लिए बराबर नहीं है और उस पर बैंड लगा दिया और वो उस पर बना हुक्म दे दिया कि बंद तुम नहीं पालोगे। जब तुमको इतनी शांति सलामती की है, जब लोगों के जो बात थी, लोगों से जुड़ी हुई बात थी, उस वक्त में तुमने उसको ऐलान किया और जब इस बात को लेकर के गए तो हाईकोर्ट ये कहती है, अब हम क्या करें? हाईकोर्ट ये कहती है कि हम पुलिस को सूचना देते हैं कि ये जो महाराज ने जो ये निवेदन दिया है, इसको सोशल मीडिया साइट पे से उसको हटा लिया जाए। जब वकीलों ने उसके लिए दलील दी कि इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि तुम हम पे दबाव डाल रहे हो।
यानी ये खुला उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तहसीन पूनावाला की पीआईएल के मद्देनजर ये हुक्म किया था कि आप हर जगह आपको नोडल ऑफिसर रखने हैं, सोशल मीडिया पे आपको नजर रखनी है, और जहां कहीं भी हेट स्पीच होती है या मॉब लिंचिंग होती है तो उसमें सुओ मोटो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। तो पुलिस तो कार्रवाई कर नहीं रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, वो जो है उसको तरजीह नहीं दे रही। यानी मैं मानता हूं कि देश बहुत गंभीर घटना है। मैं तो आपके माध्यम से महाराष्ट्र के जो एनजीओ इसके लिए लड़ रहे हैं, सियासी लोग लड़ रहे हैं, उनको ये निवेदन करूंगा कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को चैलेंज करनी चाहिए कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो गैर संवैधानिक तरीके से जजमेंट दे रही है, गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करना चाहिए। और मुझे भरोसा और यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में से जरूर हमको इंसाफ भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अलग होता है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मौलाना सलमान अजहरी साहब ने उनका एक भाषण को लेकर महाराष्ट्र की सरकार भी, गुजरात की सरकार भी काफी एक्टिव नजर आई और फौरन नए कई महीनों से उनको जेल में डाला हुआ है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो इतनी कोई विवादित बात भी नहीं की थी, न किसी समाज को टारगेट किया था, लेकिन आज भी वो 8 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। एक तरफ जिस आदमी ने अपनी बात का खुलासा भी कर दिया कि मैंने ये बात नहीं कही है, ये मेरा किसी समाज को टारगेट करना नहीं है, तो उस वक्त में उनको आज 8 महीने जेल में बंद रखा है, और एक आदमी खुले आम बोल रहा है। अब तो देखने की बात यह है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में विधूरी ने समाजवाचक गालियां जो दी थी, आसाम विधानसभा के अंदर जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से मुस्लिम समाज को मियाँ कह करके बुला रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा, यानी ऐसी बातें विधानसभा के पटल पर ये लोग खुले आम करने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नींद में है? क्या उनके संज्ञान में नहीं है ये बातें? इस बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। जब छतरपुर की घटना बनी कि वहां पर एक लोग जब अपनी ये जो आपसे सलम की तौहीन हुई थी, उस बात के आवेदन पत्र देने के लिए छतरपुर पुलिस थाने गए, तो जो हमने सुना मीडिया के मार्फत से कि पुलिस ने उनके साथ उद्यताई भरा वर्तन किया। पुलिस की भी लाइन ये थी कि दंगा हो, और वहां पे कुछ लोगों ने भी जो था कि वो थोड़ा आवेश में आ गए। जिस पुलिस का जिस तरीके से मामला था, मैं हमेशा कहता हूं कि कानून हाथ में हमको नहीं लेना चाहिए। पत्थर कैसी भी परिस्थिति हो, पत्थर हमको नहीं लेना चाहिए। मानो उन्होंने गलती भी कर दी, अगर पत्थर, तो उनके सामने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद मानता हूं कि हिंसा का स्थान जो है उस देश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसका दूसरे दिन उसके मकान को 20 करोड़ से ज्यादा का मकान आरोपी बना के उसके मकान को तोड़ ढा देना। मकान तो ढा दिया, 3 गाड़ियां नीचे पड़ी थी, उन गाड़ियों को भी ढा दिया, और जिन आरोपियों को पकड़ा था उनका जुलूस निकाला जाता है, और पुलिस कहती है कि बोलो कि पुलिस हमारी बाप है, पुलिस हमारी बाप। यानी ये देश में कौन सा ये राज चल रहा है? एक तरफ इसमें ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर संविधान को चूमते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं कि मैं संविधान को बहुत मानता हूं, उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के नेता, तमाम चीजें। तो ऐसा लगता है कि संविधान का भी मजाक बनाया जा रहा है इस देश के अंदर। सिर्फ संविधान देख लेना, संविधान को चूम लेना, संविधान को लहरा देना, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही नजर आई है कि संविधान का हर तरह, हर गली में, हर कूचे में, हर संसद में, हर विधानसभा में संविधान का मजाक ही उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल संविधान को मजाक ही बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री संविधान को नमन करते हैं जब पार्लियामेंट में जाते हैं। देश में इतनी हेट स्पीच की घटनाएं बन रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने के लिए जाते हैं। वहां पे जाकर के महात्मा गांधी जी की समाधि, वहां पे उनकी स्टेच्यू पे जाकर उनको फूलार करते हैं, वहां पे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और ये संदेश देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और शांति का पैगाम। तो भाई आप कम से कम अपने देश में, अपने राज्य में जहाँ ये घटनाएं बन रही है, वहां पे तो आप ये जो शांति का पैगाम दे दो। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग पहले अपने गुजरात में या अपने जो देश के अंदर इसका तुम अमल करके बताओ। लेकिन आप विदेश में जाकर के तो सेक्युलर बन जाते हैं, विदेश में जाके आपको गांधी याद आ जाते हैं, और जब भारत देश में हो तो आपको गॉडसे और सावरकर याद आते हैं। यानी बिल्कुल एक तरीके से पूरा घिनौना मजाक बना के रखा है। संविधान की इस तरीके से बातें करना और संविधान का ही इस तरीके से उल्लंघन करना, ये तो जब उस बात को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद और दूसरे कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गए, छतरपुर की घटना को लेकर के जो बुलडोजर हुआ उसको लेकर के, दूसरा भी एक राजस्थान में जो लड़के का, वो तो जो उसकी घटना उनकी निजी मामला था,
एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी के पर्चा का हमला कर दिया, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। वो तो मकान में भाड़ुआत था, जहां मकान में रहता था, तो उस भाड़ुआत के जहां वो भाड़े से रह रहा था उस मकान को तोड़ दिया, उसमें मकान मालिक का क्या कसूर था? तो उस मकान को भी तोड़ दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी भी हो तो भी तुम उसके मकान को तोड़ नहीं सकते, कानूनी प्रक्रिया को जो है तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर गैर कायदेसर बना हुआ है, सब कुछ है, तो उसकी प्रोसीजर, उसकी बात अलग है, लेकिन इस तरीके से कोई घटना को लेकर के तुरंत ही इस तरीके से काम को अंजाम देना, मैं मानता हूं कि बहुत ही ये शर्मजनक बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए फिर उसी दिन उनकी मौखिक सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि 17 तारीख के दिन हम इसके लिए भी गाइडलाइन हम लोग बनाएंगे और जारी करेंगे। इसमें आखिरी सवाल एक और ग्यासु भाई, कि जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के मामले के अंदर कहीं ना कहीं हम मार खाते हैं, बुलडोजर भी इसी वजह से हमारे यहाँ पर आ जाता है। असम के अंदर 28-29 मुसलमानों को डिटेंशन में भेज दिया गया। डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमारा समाज बहुत ज्यादा बिल्कुल यानी पिछड़ा हुआ है, समझ ही नहीं है किसी में। हम प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो हमें नहीं पता कि ज़मीन हमारी है नहीं है क्या नहीं है। हमारे कागजात के मामले हो वो भी हमारे हैं नहीं है, किसी को कुछ समझ ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स के मामले में। तो इसको लेकर भी कई सारी परेशानियां आगे हमको और ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल कानूनी तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उसको हमको हमारे बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए। कहीं पर भी हम कोई भी चीज़ बनाए तो उसकी लीगल मंजूरी लेके, उसकी परमिशन लेके हमको बनाना चाहिए, और हमारे जो भी दस्तावेज हैं उनको हमको क्लियर करके रखना चाहिए। आखिरी वक्त में दौड़ना, मैं मानता हूँ कि आप समझना चाहिए कि जो सरकार बैठी है वो तो हर तरीके से हमको प्रताड़ित करने के लिए बैठी है। और अब जब गाइडलाइन भी अनाउंस हो जाती है, आपने देखा कि गाइडलाइन जो थी मॉब लिंचिंग के बारे में, हेड स्पीच के बारे में हुई, उसका अमल आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकारें हैं वो अधिकारी को पावर ही नहीं दे रही हैं। जो नोडल एजेंसी बनानी चाहिए वो बना ही नहीं है उन्होंने। तो ऐसा ही जब ये बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ भी जब ये इसकी गाइडलाइन आएगी तो उसका भी अमल होगा या नहीं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो मैं ये मानता हूं कि इन सब बातों को लेके जो जिस तरीके से देश के अंदर गैर संवैधानिक काम चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी बहुत मुखर होके खुल करके उन्होंने जो है ये जो घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई उसके बारे में भी कहा। छतरपुर की घटना हुई उसके अंदर प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत खुल करके कहा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब सिर्फ खुल करके बात करने से ही मामला चलने वाला नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की भी जिम्मेदारी है। राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस तो काम कर ही रहे हैं, वो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूरे देश में, समूचे देश में हर जगह पे सेक्युलर पार्टियों को वोट मुस्लिम समाज ने दिया है और 65-70% पार्लियामेंट में मतदान किया है। तो सबकी जिम्मेदारी है। तो ये आपने बहुत सही बात कही कि सभी को जमा करना चाहिए, सभी का होना चाहिए। और महाराष्ट्र का आपने जो बात कही कि वहाँ के मुख्यमंत्री के भी इस तरह के बयान और तमाम चीजें, महाराष्ट्र के अंदर तो ये है कि बाकायदा कुछ पार्टियों ने ये भी कहा है कि इंसाफ दिलाने के लिए, और जो बीजेपी के नेता की और जो महेश गिरी महाराज का जो हेड स्पीच है उसको लेकर बॉम्बे तक एक यात्रा भी निकालने वाले हैं तिरंगा को लेकर। बिल्कुल, वहाँ के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने इस चीज का ऐलान भी किया है। मैं तो पहले से ये कहता हूँ, मेरी तो बात आज भी यही है कि जब अब इस इंडिया गठबंधन और सेक्युलर पार्टी की जो जमातों के लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में ना भी हो, जैसे कि इंडिया गठबंधन के मुख्य लीडरों को हम देखें, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, आप स्टालिन को ले लीजिए, यानी एक बहुत बड़ी फौज है। उनके साथ साथ बहुत अच्छे लोग जो बात उठाते हैं, वो मनोज झा बहुत अच्छे तरीके से बात को उठाते हैं, संजय सिंह आप पार्टी से बहुत अच्छी बात उठाते हैं, और हमेशा जब भी मुस्लिम समाज की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं, और हमेशा उन्होंने हर मुद्दे को उजागर करने का काम किया है। तो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लेकर के सबको साथ में मिल करके ये जो है महात्मा गांधी की समाधि पे वहां पर बैठना चाहिए, एक दिन मौन व्रत रखना चाहिए, धरना प्रदर्शन रखना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को भी मिलना चाहिए। जब मैंने देखा कि जब जेपीसी की बात आई, और उस वक्त में मुझे बहुत नजारा बहुत प्यारा लगा वो कि सभी सांसद जो मुस्लिम सांसद थे और जो दूसरे जो हमारे हिंदू समाज से वो जो सेक्युलर सांसद थे, वो सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बैठे हुए मीटिंग करते दिखाई दिए। उन्होंने साथ में बैठ करके उन्होंने वहां पे तय किया कि जीपीसी में किस तरीके से बात को हमको रखना है, क्योंकि आप एक बात समझो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बैरिस्टर हैं, वो भी कानून को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो नजारा बहुत अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि अब जो मामला हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लिए हमारे जो मामला है, वो जिन जिन लोगों को हम साथ
सहकार देते हैं उन सबको हमारे साथ इकट्ठा होकर आना चाहिए और सब इकट्ठा होकर गरीब पछातों के साथ, जो भी मजदूरों के साथ बात को लेकर के तमाम लोगों को इकट्ठा होकर असदुद्दीन साहब को भी साथ में रख के इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको मैं सबसे अप्रोच भी करने वाला हूँ। मैं, इमरान खेड़ावाला, जावेद पिरजादा, हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और हम जो हमारे 40 सांसद हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं उसमें 26 सांसद हमारे लोकसभा में हैं और 14 सांसद हमारे राज्यसभा में। तो उनसे कहेंगे खुदारा कम से कम पार्टी लाइन को दरकिनार करके, बाजू पे करके, अब ये जो मामला चल रहा है इसमें इकट्ठा होकर के आवाज को बुलंद करो। अपनी भी जो पार्टी लाइन को थोड़ा सा छोड़ना पड़े उसको छोड़कर भी सामूहिक एक आवाज उठनी चाहिए। आपको कौन रोक रहा है? महात्मा गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, 40 सांसद वहां पर जाकर के बैठे हैं और वो 40 सांसद अपने तमाम हाईकमांड को, उनको भी ये मैसेज के, राहुल जी को कहो, प्रियंका जी को कहो, ममता बनर्जी को कहो, तेजस्वी यादव को कहो, आप अखिलेश यादव को कहो, आप स्टालिन को कहो, सभी पूरा इंडिया गठबंधन क्यों 2 घंटे महात्मा गांधी की समाधि पर नहीं बैठ सकता? क्यों हम लोग राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते? 40 सांसद और तमाम समाज का, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का हाईकमान राष्ट्रपति जी को जाके क्यों नहीं आवेदन दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी उसका अमल नहीं हो रहा है? देश में हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, देश के अंदर बुलडोजर की राजनीति बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए तमाम सेक्युलर पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को सामूहिक तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए उनके साथ में आना पड़ेगा और साथ में मिलकर के राष्ट्रपति जी को भी मिलना चाहिए उनको, और साथ में मिलकर के उनको महात्मा गांधी के जो स्टैच्यू वहां पे, जो उनकी समाधि है वहां पे धरना प्रदर्शन उनको वहां पे रखना चाहिए कि जिससे लोगों तक ये मैसेज जाए कि पूरा समूचा जो विपक्ष है वो जो है इस चीज की निंदा करता है। और अब मैं मानता हूं कि देश का हिंदू समाज भी इस चीज को समझने लगा है। अगर देश के हिंदू समाज ने इस चीज को न समझी होती तो आज 240 तक गए नहीं होते। 240 तक गए है भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं गई है, सेक्युलर हिंदुओं ने भी उनके खिलाफ वोट डाला है, दलित पछातों ने भी वोट डाला है। तो तमाम को मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए। मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उनसे भी निवेदन करूंगा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से भी निवेदन करूंगा, अदीब साहब जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, कि उनको हिंदुस्तान के तमाम जो अभी एमएलए हैं उनको भी बुलाना चाहिए, एक्स एमएलए को भी बुलाना चाहिए, एक्स एमपी को भी बुलाना चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाना चाहिए कि जहां कहीं भी ऐसी घटना बने तो सब सामूहिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें और वो जो लोग इसके लिए जो इसका निशाना बन रहे हैं तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई के लिए उनके साथ रहे। तो हम तो ये भी देख रहे हैं, हमने सुना कि छतरपुर की जो घटना बनी जिसका 20 करोड़ का मकान ढा दिया गया, वो जब सुप्रीम कोर्ट में सज्जाद अली सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाए, ये डरा दिया होगा या जो भी घटना बनी होगी वो नहीं गए, क्योंकि क्या होता है घटना तो ये बना उसके बाद उनको डराया धमकाया जाता है। तो यानी उनको हौसला और हिम्मत देने के लिए तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को साथ में आना चाहिए। और मैं तो बहुत आजीजाना और बहुत गुजारिश करूंगा सज्जाद नोमानी साहब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, अदीब साहब से कि आप तमाम सेक्युलर पार्टी के गरीब पछातों के नेताओं को भी, बहुत अच्छे लोग हैं, संजय सिंह जैसे भी लोग हैं, दूसरे जो हमारे बिहार से हैं मनोज झा वगैरह से बहुत सब सेक्युलर लोग हैं, उनको भी बुलाएं। और एक जो है दिल्ली में एक सम्मेलन मुस्लिम पार्लियामेंटियन जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनका, एक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी विधायक अलग अलग जो पार्टियों से उनका, उनके साथ एक्स एमपी का और एक्स एमएलए को भी उनको, और जो जिम्मेदार नेतागण है और जो समाज को बुलाना चाहिए और सामूहिक तरीके से इसके लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सामूहिक अगर इंडिया गठबंधन इस बात को खड़े होकर के उठाएगा तो जरूर से उसका असर भी पड़ेगा और इंसाफ भी मिलेगा और ये जो फांसीवादी परिवार है उनके हौसले भी पस्त होंगे। बाकी हिंदुस्तान के वहां पे तो पूरा भरोसा है कि आने वाले 4 राज्यों के अंदर इसका सबक बराबर सिखाएगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हिंदू समाज को भी ये चीज पसंद नहीं आ रही है। उनको भी है कि ये क्या है रोज रोज हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, बस दूसरी कोई बात ही नहीं। जिस तरीके की घटनाएं बन रही है, अब एक तरफ आप देखो तो यहाँ पे जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको मालाएं पहना के उनका स्वागत किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। और आज ये भी एक रिपोर्ट आई कि खेड़ा भी किसी पॉस्को में कोई मुस्लिम टीचर था, उसके मकान पे आज बुलडोजर चला दिया गया है। आज की रिपोर्ट है ये। उन्हें गुनाह किया है, कड़क से कड़क को सजा होनी चाहिए। पॉस्को में, बलात्कार में, छेड़ती में किसी को माफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते कि एक तरफ तुम जो है
अगर वो हिंदू समाज से तो उनको तुम मालाएं पहनाओगे, और दूसरी तरफ तुम आज ही जो खेड़ा में घटना बनी उसके अंदर तुम इस तरीके से उसका बोर्डर चलाओगे, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत और बहुत ही शर्मनाक। महाराष्ट्र के मामले में भी हुआ कि ट्रेन में एक बुजुर्ग को पीटा गया, जो आरोपी थे वो पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे थे। अब ऐसे लोग पुलिस में जाएंगे तो क्या ही करेंगे। और ऐसे जो वीडियो देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कई लोगों ने उस वीडियो को देखकर धिक्कार भेजी कि भाई ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। और उन आरोपियों को महज 24 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है, उसके बाद फिर दोबारा प्रेशर बनाया जाता है, फिर उनकी जमानत रद्द की जाती है। तो कानून भी अलग अलग, सबके कानून भी अलग अलग। मैंने आपको देखा कि जब हरियाणा में नूह की घटना बनी थी तो एक डीसीपी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, बिल्कुल अपराधियों को पकड़ा था, उस अधिकारी का तात्कालिक तबादला कर दिया गया। जो इनके एजेंडा को लागू करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको नवाजा जाता है, और जो इंसाफ से संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों को हटाया जाता है। उससे भी गंभीर घटना वो बनी थी कि जब नामदार हाईकोर्ट ने नूह की घटना को लेकर के 100 मोटो ली थी, हरियाणा हाईकोर्ट ने, तो उसको 100 मोटो ली, और जब उसकी मुद्दत थी, क्या कौन से कारणों से जब सुबह में दूसरे दिन मुद्दत थी, उसी दिन रात को जो है हाईकोर्ट जज का तबादला कर दिया गया। यानी अब तो ये लोग कई जगह पे ये कहते हुए दुख होता है कि हाईकोर्ट के अंदर भी और ये जो दूसरी कोर्टों में भी इन्होंने इनके जो विचार के लोग हैं उनको इस तरीके से उन्होंने उसमें उनका वो कर दिया है कि वो भी अब मनमानी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। यानी हर तरफ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो सभी पूरे इंडिया को एक साथ उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाराष्ट्र का भी है कि जज यूं कहते हैं कि इसको हटा दो, जो आप सल्लम के बारे में टिप्पणी की सोशल मीडिया से हटा दो। उनको अरेस्ट करने के लिए नहीं कहते, ऐसा भी नहीं कहते कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए। कम से कम इतना भी बोला होता तो भी उस बात को समझ में आती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जाना चाहिए। हमको भारत के संविधान पे, हमारी न्यायिक पालिका पे पूरा भरोसा, एतमाद है। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे सोच के कि जो इन्होंने प्लान किए हुए, लेकिन हमारा जो देश का संविधान और हमारी न्यायपालिका को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जरूर हमको सुप्रीम कोर्ट से इसके अंदर न्याय भी मिलेगा, लेकिन इसका एकमात्र रास्ता है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के सबको साथ में आकर के राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देना चाहिए, और महात्मा गांधी के जो समाधि है वहां पर बैठकर भी उनको वहां पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपने। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।